बेगूसराय भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के देश में सबसे दूसरे नंबर की बड़ी पार्टी है। सबसे ज्यादा सदस्य केरल के कोल्लम में हैं और केरल के कोल्लम के बाद अगर किसी जिले में सबसे ज्यादा सदस्य है तो ये गौरव बेगूसराय की पार्टी को जाता है, आप सबको जाता है। ये आपके संघर्षों की देन है, आपके संकल्पों का इरादा है, आपकी मर्यादा का नेतृत्व करके उसे बनाए अक्षुण्ण रखने की अभिलाषा है, सोच है। उसी सोच के चलते तमाम उतार चढ़ाव के बाद भी ये पार्टी देश में सभी जिलों में दूसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी है। माताओं और बहनों, आपका भी योगदान कम नहीं है। ये अजब दौर है। हम जिस दौर में 8 साल से जी रहे हैं, ये दौर भारत की राष्ट्रीय आजादी के दौर के बाद 65 साल की आजादी के बाद के दौर में सबसे खतरनाक दौर है, जहां संस्थाएं मारी जा रही हैं, संविधान का गला घोटा जा रहा है। एक व्यक्ति, एक नाम, एक निशान, एक सोच, उसकी बुनियाद पर समाज को बांटने का काम। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं कि धर्म के नाम पर अगर जो लोग बांट रहे हैं, उनसे होशियार रहने की जरूरत है। ये धर्म के लिए आधार पर किसके लिए बांट रहे हैं? ये देश की दौलत को कुछ लोगों के हाथों में कैद कराने के लिए बांट रहे हैं। अरे भाई, भारत में तो हर तरह के धर्म के मानने वाले लोग हैं। ये अमेरिका और ब्रिटेन नहीं है कि जहां 97% लोग ईसाई हों। ये सऊदी अरबिया नहीं है जहां 99.8% इस्लाम के मानने वाले देश हैं। इस देश में युगों से, सैकड़ों, हजारों साल से मतमतांतर रहा है और ये बिहार की धरती, इसने तो कई धर्मों को जन्म दिया है, कई धर्मों को जन्म दिया है। बौद्ध धर्म भी यहीं से आगे बढ़ा। अशोक, सम्राट अशोक, और इसी धरती से तीर्थंकर महावीर, जैन धर्म, इसी धरती से भारत की धरती पर बहुत से धर्म आए और गए। बहुत से धर्म हैं। आज भारत में 9 धर्म हैं। देश के अंदर 3000 जातियां हैं, 13,000 बोलियां बोली जाती हैं। दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है। हम सब अपने धर्म और जातियों में चलते हुए चले जाएंगे, लेकिन हमें बांटने की जो कोशिश हो रही है, अतुल कुमार अंजान और शत्रुघ्न प्रसाद सिंह अगर मरेंगे तो जलाए ही तो जाएंगे, और मोहम्मद इदरीस और दिलेर अफगन अगर मरेंगे तो कब्रिस्तान में दबाए ही जाएंगे। इसमें कौन सी बहस है? फिर ये क्या बात कि इस देश में नरेंद्र दामोदर दास मोदी और उसकी जमात, ये बीजेपी के लोग धर्म का सवाल करके एक वितंडावाद हमारे समाज में पिछले 20 सालों से करके आज धरती पर राज कायम कर रहे हैं भारत की। ये सवाल है, रोटी का सवाल है, नौजवानों की बेकारी का सवाल है, भारत की सीमाओं की हिफाजत का सवाल है। देश की दौलत कुछ हाथों में कैद हो रही है, उसे आजाद कराने का सवाल है कि मोदी और इसके चाटुकार बंधु नारा लगा रहे हैं, हिंदू या मुसलमान, शमशान या कब्रिस्तान। इस बुनियाद पर वोट लिए जाएंगे और लिए जा रहे हैं। कौन लड़ेगा इसके खिलाफ? मुझे अफसोस है कि मध्यमार्गी पार्टियां इसके खिलाफ नहीं लड़ती। अगर कोई लड़ती है वैचारिक रूप से तो वो आपकी पार्टी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है।
क्योंकि हम इस बात को समझते हैं कि ये देश जितना हिंदुओं का है, उतना मुसलमानों का है, उतना सिखों का है, उतना ईसाइयों का है, उतना जैनियों का है, उतना बौद्धों का है, उतना पारसियों का है, सबका बराबर है। दुनिया में सोच सकते हैं, कुल 43 आजादी, अरे वो ज्यादा नंबर में बढ़ जा रहे हैं, वो बढ़ जाएंगे, बड़ी तादाद हो जाएगी, हम सब कम हो जाएंगे। ये झूठ और फरेब का कहानी कब तक चलाओगे? मैं क्यों इस बात को कह रहा हूं आपके बीच में? किसी बोलो बम और तौलो कम वाले से मिलो तो वो यही बोलता है, हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएंगे। अरे कब हो जाएंगे, कब हो जाएंगे भाई? 140 करोड़ में 140 करोड़ में कुल मिला करके 22 करोड़ लोग गैर हिंदू हैं। सबसे बड़ी अल्पसंख्यकों की जात धर्म के मानने वाले इस्लाम के हैं। और इस देश की इस गंगा जमुनी संस्कृति और इस गुलदस्ते की सोच को देखो कि आजादी के समय इस देश में 72,000 पारसी थे। वो पारसी जो भारत के अंदर कांग्रेस पार्टी के भी अध्यक्ष थे, दादा साहब नौरोजी, वो पारसी जो भारत में नए नए स्टील के कारखाने जिन्होंने बनाए, जमशेदपुर जिन्होंने बनाया, जो कल तक बिहार का हिस्सा था, जमशेद टाटा, 72,000 थे। इन्होंने डर कहा डर हो जाएगा। आज जानते हैं भारत में कितने पारसी हैं? आज भारत में कुल मिलाकर 43,000 पारसी हैं। और 43,000 पारसी काम धाम करते हैं, शुरू से ही वो तिजारत का काम, व्यापार का काम करते हैं। और भारत की 31% बाजार पर उनका कब्जा है। टाटा है, गोदरेज है, क्या क्या है, मैं क्या बताऊं, नवल जी शाहपुरकर है। ये डराते हैं, ये वैसे ही डराते थे जैसे कल डराते थे, अरे 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 मंदिरों में मत जाने दो, दलितों को मत जाने दो वरना भगवान नाराज हो जाएंगे। दलितों को जाने दोगे तो अस्पृश्य अगर चले जाएंगे तो हमारे देवी देवता अस्पृश्य हो जाएंगे। एक जमाना था जब कहते थे ये यादव और कुर्मी और कहार और कोयरी के घर पर उनको अपने पास मत बैठने दो, उनकी चाय की दुकान से चाय मत पीना। मुझे याद है, मैं विद्यार्थी था, 7-8 साल का, कक्षा 7 में पढ़ता था। तो कॉलेज 7 से निकलकर जब स्कूल से बाहर जाता था तो कभी कभी हम लोग कहते थे चाय पिए, तो हमारे साथी लोग ये कहते, अरे उसके यहाँ ना पड़ो, वो तो यादव है, उसकी दुकान में ना चलो। आज परिस्थिति बदल गई है और इस बदली हुई परिस्थिति को लाने की जिम्मेदारी और किसी की नहीं है, इसी लाल झंडे और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की है। लोग समझते हैं कि कोई अंबेडकराइट ने उनको जीवन दे दिया। मैं खुलेआम कहता हूं, अंबेडकर जी ने जितना लिखा वो लिखा, लेकिन वर्ग संघर्ष उन्होंने नहीं किया, वर्ग संघर्ष नहीं छेड़ा। भाषणों से वर्ग संघर्ष नहीं होता। बेगूसराय की धरती बताती है कि यहां वर्ग संघर्ष से हमने गरीब गुरबा को इस जमीन पर काबिज कराया, उनको अपने मकान बनाने का हक दिलाया। भूल जाएंगे आप उन तमाम क्रांतिकारियों को जिन्होंने शहादत दी? आप भूल जाएंगे उनको? आप उनको भूलना चाहते हैं? मुझे मालूम, बड़ी अच्छी बात है कि आप उनको आज यहां सम्मानित करेंगे। राम किशुन सहनी को, जमुना लेहड़ी को, राम बहादुर सहनी को, बादल मियां को, लक्ष्मी चौधरी को, हरे राम सिंह जी को, राम बदन महतो को, गणेश पोद्दार को, आनंदी यादव जी के परिवार को, गुलटेन यादव के परिवार को, दिगंबर सिंह के परिवार को, रंजीत सिंह के परिवार को, फुलेना सिंह के परिवार को,
उन सब के परिवार को आप, मोरारजी के परिवार को आप सम्मानित करेंगे। ये वो लोग हैं जिन्होंने वर्ग संघर्ष करके आज आपको सीना तान करके इसी लाल झंडे की वजह से सड़क पर चलने की इजाजत दी, वरना आपके लिए आज से 50 साल 70 साल पहले आपके लिए दूसरी सड़क थी। गांव के बहियार से आप पानी पीते थे, गांव के दक्षिण में आप रहते थे। कोई और पार्टी आपके निजात के लिए नहीं आई थी। बाल्टी लेकर के गांव के बीचों बीच कुएं से पानी लेने का अधिकार न तो पिछड़ों को था, न दलितों को था, न अल्पसंख्यकों को था। ये कम्युनिस्ट पार्टी है जिसने संघर्ष करके आपको कुएं से पीने के पानी की इजाजत दिलाई, और कोई दूसरी पार्टी नहीं है। याद कीजिए जननायक चंद्रशेखर सिंह को, याद करिए सीताराम मिश्र आजाद को, याद कीजिए रामेश्वर सिंह जी को, याद कीजिए देवकी सिंह जी को, और तमाम उन विधायकों और साथियों को जिन्होंने आपने, सूर्य नारायण सिंह को याद कीजिए, आप याद कीजिए योगेंद्र शर्मा को, जिनको आपने संसद और विधानसभा में भेजा, और जिनके संघर्षों ने, ए नौजवान दोस्तों, ए मां बहनों, आज आपको चल के सीना आगे करके चलने की इजाजत दी, वरना आपके दादा चल नहीं पाते थे। इजाजत नहीं थी महिलाओं को, शादीशुदा महिलाओं को, कि यहां लाल टिकुली लगा सके। ये लाल टिकुली का भी अधिकार इस लाल झंडे ने आपको दिलाया है। मैं महिला साथियों से कहना चाहता हूं, किसी को इजाजत नहीं थी कि टोपी लगा करके मौलवी साहब इस्लाम के मानने वालों अपने गांव में भी निकल सको। दाढ़ी रखने की तो बात छोड़ो, दाढ़ी रखते थे तो खींच के नौ चली जाती थी। आज होंगे कोई आदमी बड़ी तकरीर कर रहे हैं मजहबे इस्लाम की क्या बात है, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं, ना तजुर्बेकारी में वाइज की ये बातें हैं, ना तजुर्बेकारी में। बराबरी का हक इस देश की आजादी की लड़ाई में हमारे साथियों ने उठाया था। वो चंद्रशेखर आजाद हो, चाहे ठाकुर रोशन सिंह हो, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल हो, चाहे अशफाकुल्ला खान हो, सब ने कहा था, भगत सिंह ने कहा था। आज बहस कर रहे हैं, वीर सावरकर बहुत बड़े हो गए बीजेपी के लोग। प्रधानमंत्री लाल किले को बदनाम करके लाल किले को बेच दिया इसने, लाल किले को डालमिया के हाथ बेच दिया। 26 करोड़ में डालमिया ने लाल किले को बेच दिया डालमिया के हाथों। इस नरेंद्र मोदी ने जहां से भाषण देता है, जो हमारी आजादी का प्रतीक है, जो हमारे संकल्पों का प्रतीक है, जो हमारी खुद मुख्तारी का प्रतीक है, जो हमारा आजादी की साझी शहादत से पैदा साझी विरासत का प्रतीक है, जिसके गीत अभी सीताराम सिंह जी और लक्ष्मी यादव जी गा रहे थे, आज उसे सोचने की जरूरत है। आप फिर गौर कीजिए, जिसे साहिर ने लिखा, ए रहबरों मुल्कों कौम जरा आंखें तो उठा नजरें तो मिला। ये क्यों मार रहे हो? ये धर्म के नाम पर मार रहे हो, मॉब किलिंग कर रहे हो। मैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि असहमत के द्वार खोलकर आप उदयपुर में किसी की गर्दन नहीं काट सकते। बात साफ कहें, अच्छा लगे या बुरा लगे, ये मुल्क के अंदर जमहूरियत है। ये पाकिस्तान नहीं है, ये सऊदी अरबिया भी नहीं है। यहां कल्लू बुद्धा मंगरे राम लोटन को जितना अधिकार है, उतना अशफाक को भी है, उतना जमीरन को भी है, उतना सावित्री को भी है, उतना लक्ष्मी को भी है। हमारे संविधान ने सबको बराबर का अधिकार दिया। आज कुछ लोग हैं जिनके पास चिरागों का ढेर है। वो समझते हैं ये रात जितनी काली होगी, लूट उनकी उतनी बढ़ती चली जाएगी। इस लूट के खिलाफ हमको और आपको लड़ना है। खुशी की बात है कि आपने, बिहार के लोगों ने कुछ रास्ता दिखाया है। वो तो सरकारों को तोड़ रहे हैं, वो तो महाराष्ट्र में खरीद बेचकर सरकार बना रहे हैं, गोवा में सरकार बना रहे हैं,
मणिपुर में सरकार बना रहे हैं, कर्नाटक में सरकार भारतीय जनता पार्टी के लोग खरीद फरोख्त करके बना चुके। क्या हम इसे जारी रखने देंगे? वो कृषि संबंधी काले कानून लाए जिनका जिक्र भी हमारे साथी विधायक सूर्यकांत पासवान ने किया। लाखों किसान सारे देश में खड़े हुए और खड़े होकर आंदोलन किया। लाखों लाख लोग किसान दिल्ली के दरवाजे पर 13 महीने बैठे रहे और उन 3 काले कानूनों को प्रधानमंत्री को मजबूर किया हाथ जोड़ करके कि हम इसे वापस लेते हैं। ये लड़ाई अभी आधी है। क्या हो रहा है? रबी और खरीफ में 25% खाद के दाम, डीजल के दाम, बीज के दाम, कीटनाशक के दाम बढ़ रहे हैं और न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं बढ़ रहा है। अगर किसान को उसकी उत्पादन का सही दाम नहीं मिलेगा तो पांडे जी खेत मजदूरों को भी ठीक मजदूरी नहीं मिलेगी। वो तो नहीं चाहते, वो तो कह रहे हैं, अमेरिका कह रहा है आपको गेहूं और धान पैदा करने की क्या जरूरत है, हम हैं ना, हम हैं। खेती का कंपनीकरण कर दो, खेती को तबाह और बर्बाद कर दो। भारत के अंदर 72-74% खेत किसान छोटे मझोले सीमांत गरीब किसान हैं। आधे बीघा, 1 बीघा, 2 एकड़ तक के किसान हैं। उनकी खेती किसानी छिन जाएगी तो कहां जाओगे आप? किसको खिलाओगे? ये नौजवान अग्निपथ के लिए रहेंगे, ये अग्निपथ के लिए रहेंगे। 4 साल की नौकरी, उसके बाद धक्के मार करके जाए कि तुम अब बंदूक चलाना सीख गए हो, अब सड़क पर उठ करके नोट लोगों को लूटो। भारत के नौजवान बेरोजगार हैं और बड़ा बड़ा प्रचार हो रहा है कि दुनिया में सबसे अच्छे प्रधानमंत्री भारत के बहुत पॉपुलर हैं दुनिया में। प्रधानमंत्री जी सावरकर के बारे में बोलते हैं लाल किले से 15 अगस्त को कि महान क्रांतिकारी थे। अरे 2010 में पकड़े गए और 6 महीने के बाद माफीनामा अंग्रेजों से लिख दिया। 6 महीने बाद अंग्रेज बहादुर हमको माफ कर दो। दूसरी लिख दिया, तीसरी लिख दिया, चौथी लिख दिया और अंग्रेजों ने छोड़ दिया। 65 रुपए महीने की का जो है उनको पेंशन दे के रत्नागिरी में एक बड़े मकान में रख दिया। और बीजेपी के लोग उनको कहते हैं वीर सावरकर। जो अंग्रेजों के सामने घुटने टेक गया वो वीर सावरकर नहीं, कायर सावरकर है, कायर सावरकर है, कायर सावरकर। याद करो इतिहास का वो समय जब भगत सिंह लाहौर की जेल में थे, फांसी की सजा हो गई थी। भगत सिंह की मां लाहौर के जेल में गई और कहने लगी एक मां की हैसियत से कि ऐ भगता, माफी मांग ले अंग्रेज सरकार से, तुम्हारी फांसी की सजा आजन्म कारावास में बदल जाएगी। भगत सिंह ने अपनी मां से कहा, ऐ मां, अपनी दूध को मत लजाओ, मैं माफी मांगने वाला नहीं। और 23 मार्च 1931 को फांसी पर तख्ते पर चला गया। और ये सावरकर जो भारतीय जनता पार्टी जिसको अपना नया आदर्श बना रही है, लाल किले से हमारे प्रधानमंत्री जिसको महान स्वातंत्र वीर कह रहे हैं, वो सावरकर नहीं, वो माफी कुमार है, माफी कुमार है। ये लोग देश की आजादी की लड़ाई में कहीं नहीं थे। मुझे एक आदमी, ऐ मोदी जी, ये छोटे मोदी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, राजाओं की बात कर रहा हूं, रजुल्लियों की बात नहीं कर रहा। ऐ नरेंद्र दामोदर दास मोदी, ऐ मोहन भागवत, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से चुनौती देते हुए कहता हूं, एक आदमी बता दो आरएसएस का जिसने राष्ट्रीय आजादी की लड़ाई में 4 साल जेल काटी हो, छोड़ दो। 2 साल जेल काटी हो, छोड़ दो। 1 साल जेल काटी हो, किसी ने नहीं। जब भगत सिंह को फांसी चढ़ रही थी
तो ये गोलवलकर जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक थे, ये सारे आरएसएस के लोग क्वीन विक्टोरिया जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, और ये आज राष्ट्रवादी हो गए, राष्ट्र विरोधी राष्ट्रवादी हो गए। धर्म के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर, शमशान कब्रिस्तान के नाम पर सरकार में आ गए तो राष्ट्रवादी है। सारे अखबार, सारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बिक गया। ठीक गाना गा रहे थे हमारे साथी गीत कि बड़ा संकट की स्थिति आ गई जब गांधी के हत्यारे ही गांधी का रामधुन गाने लग जाए। ये बड़ी अजीब स्थिति है, कौन इससे निकालेगा? वीरांगना लक्ष्मीबाई और बेगम हजरत महल और वीर कुंवर सिंह के को आदर्श मानकर चलने वाले लोग निकलेंगे बाहर, और बिहार के लोग नया रास्ता दिखाएंगे। इसीलिए बेगूसराय में मैं आया हूं, इसीलिए आया हूं। ये पार्टी सिर्फ बातों की पार्टी नहीं है, चुनावों की पार्टी नहीं है, ये संघर्षों की पार्टी है। संघर्षों से, बलिदानियों से इसने नए रास्ते दिए हैं, और ठीक कहा है, संघर्षों और बलिदानों के रास्ते पर आगे बढ़ो, बढ़ने की जरूरत है। नया गठबंधन बना है, बड़ी आशाएं, बिहार बड़ी जल्दी आशा करने लगता है हर चीज से। संपूर्ण क्रांति से भी बड़ी आशा थी, बड़ी आशा थी। खेत खलिहान भी सुधरेंगे, नौजवान को काम भी मिलेगा। यही वो कह रहा था, 2 करोड़ लोगों को हर साल काम मिलेगा। कौन? वही दिल्ली वाला। 15 लाख रुपए हर एक के घर में, जनधन का खाता खोलो, आ जाएंगे अपने आप। कह रहा है नारियों के सम्मान की बहुत जरूरत है। अरे मोदी जी, अपनी नारी का सम्मान कहां गया? 3 साल साथ में रखने के बाद तो छोड़ दिया है? दूसरे को बता रहे हो नारी का सम्मान। मन की बात, अब मैं तो जानता नहीं मन की बात कैसे होती है, कोई मन की बात नहीं जानता। हो सकता है स्मृति ईरानी मन की बात जानती हो। आजकल सुन रहे कि देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मन की बात जानती है। पिछले कुछ दिनों मैंने सुना कि फिल्म एक्ट्रेस प्रीति जनता मन की बात बहुत ज्यादा जानने लगी थी। मोदी जी, मन की बात जो है आपकी मन की बात नहीं है, चालबाजी की बात है, चालबाजी की बात है। मन की बात तो ये है हर इंसान की कि आपने कहा था 15 लाख रुपए देंगे, हर एक के खाते में आ जाएंगे 100 दिन में। काला धन विदेशों से वापस आ जाएगा। आपने कहा था काला धन वापस आएगा। आपने कहा था डिमोनेटाइजेशन, ये 100, 1000 का नोट हम खत्म कर रहे हैं। इससे देश के अंदर आतंकवाद खत्म हो जाएगा, नक्सलवाद की पीठ टूट जाएगी, इसके अंदर काला धन आ जाएगा। और अगर 50 दिनों के अंदर ऐसा ना आए तो बहनों और भाइयों, मुझे जूते मारना और सड़कों पर लटका देना। अरे मिल तो जाओ प्यारे, तो बताऊं क्या होता है। नौजवान ढूंढ रहा है आपको, मिल ही नहीं रहे हो। एक एक गाड़ी, इसने 9 गाड़ियां खरीदी हैं। देश कंगाली के रास्ते पर चला गया। 9 गाड़ियां खरीदी हैं, कार काली काली, जिसको अभी 26 जनवरी पर लेकर आया था, 15 अगस्त को लेकर चल रहा था। विदेशों से 9-9 करोड़ की गाड़ी लेके आया है। इस पर बम का भी हमला नहीं होगा। एक हवाई जहाज, 2 हवाई जहाज 6-6 हजार करोड़ के खरीदे हैं, जो हवा से भी तेज चलेंगे। इस गरीब देश के अंदर बड़े महंगे प्रधानमंत्री आपने धर्म के नाम पर चुन दिए हैं, धर्म के नाम पर चुन लिए हैं। बड़ी लंबी लंबी बातें करते हो, मन की बात करते हो, बिल्किस बानो पर कुछ नहीं बोलते। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं महिला साथियों,
ये महिला की प्रतिष्ठा का प्रश्न है। इसे धर्म की बुनियाद पे मत देखना। एक 3 साल की बिल्किस बानो की बच्ची को ये 15 आरएसएस के लोग पकड़कर मार देते हैं मां के सामने, और एक औरत से 15 आदमी बलात्कार करते हैं। उसकी जांघों के बीच में अपने भारत का झंडा, आरएसएस का झंडा गाड़ते हैं। यह है भारतीय संस्कृति। सजा हुई 15 साल की नहीं, आजन्म कारावास हुआ। और मोदी की सरकार ने अभी 15 अगस्त को उन सबको छोड़ दिया, आजन्म कारावास। और सुप्रीम कोर्ट ने अभी 3 महीने पहले कहा था कि आजन्म कारावास का मतलब आजन्म कारावास होता है, सारी उम्र का कैद। फिर कैसे गुजरात की सरकार ने कहा इनका व्यवहार बहुत अच्छा था। एक अबला को मार दिया, 15 आदमियों ने बलात्कार किया। भूल जाओ कि उस धर्म की थी। अगर आपके घर की होती तो क्या कहते आप? आपके परिवार की बेटी और बहू होती तो क्या कहते आप? क्या कहते आप? उस मां की पेट को फाड़कर 3 महीने के गर्भ के बच्चे को निकाल के तलवार पर लटका देने का मतलब भारत के संविधान की हिफाजत है और हिंदू धर्म का आगे ले जाने का संकल्प है। ये वो सवाल हैं जो भारत को कमजोर करते हैं। नौजवान दोस्तों, बहुत हो गया। आप 8 साल का मजा है, और अगर नहीं लेना चाहते हो 1 आध साल मजा और ले लो। सारी परीक्षाएं होती हैं, सब पर्चे आउट हो जाते हैं, मां बाप के पैसे बर्बाद होते हैं, 1-1 हजार 2-2 हजार रुपए फीस फॉर्म भरा जाता है, बेकार हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट से हमने कहा है कि बिल्किस बानो के मामले में पुनः सुप्रीम कोर्ट इस मामले को देखे, और इन जो लोगों को सजा हुई है थी और जिनको बाहर जेल के बाहर माला पहनाकर, टीका पहना करके बीजेपी के नेता मिठाई खिला रहे थे, इन सब के खिलाफ फिर से मुकदमा खोल करके इन्हें सारी उम्र जेल की सलाखों में डाले। ऐसा ही पहले भी हुआ था। रांची में एक लड़के को मार दिया, मॉब लिंचिंग, और वो सब जब जेल में गए और जमानत पर छूटे तो जयंत सिन्हा जो केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री थे, हजारीबाग में उनका माला से स्वागत कर रहे थे। वही जयंत चौधरी जिनके बाप राष्ट्रपति के उम्मीदवार थे, यशवंत सिन्हा। यहां कौन किस वक्त पाला बदलेगा नहीं पता। तो इसलिए आप सोचिए, हम कल भी आपके साथ खड़े थे, आज भी आपके साथ खड़े हैं। कल भी हम खेत खलिहान की हिफाजत के लिए आपके साथ खड़े थे। ऐ नौजवान दोस्तों, आपकी बेहतर जिंदगी के लिए हम आज भी लड़ रहे हैं, कल भी लड़ रहे थे, कल भी लड़ेंगे। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि रात अंधेरी है, कल साए से भरी हुई थी, आगे भी आने वाले दिनों में लड़ाई करना होगा। आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक पुरानी फिल्म का गाना है, सीताराम जी, एक पुरानी फिल्म का गाना है, गम की अंधेरी रात में दिल की लगी से प्यार कर और सुबह जरूर आएगी, सुबह का इंतजार कर। सुबह का इंतजार करना होगा, लेकिन सुबह का इंतजार घर बैठे नहीं होगा। जब आवाज दे ये लाल झंडे के लोग, निकलना पड़ेगा खेत खलिहानों से, कल कारखानों से। ये बेगूसराय, ये कम्युनिस्ट पार्टी मजबूत थी ना, तभी तो बरौनी का खाद का कारखाना यहां आया था। ये कम्युनिस्ट आंदोलन मजबूत था और है, तभी तो बरौनी में रिफाइनरी आई थी। ये और किसी जिले में क्यों नहीं पहुंची? इसलिए आज बरौनी की धरती को और मजबूत करो,
बेगूसराय की धरती को और लाल करो और इन पाखंडियों को यहां से दूर भगाओ और बेगूसराय को इस बात का अवसर दे कि बिहार में लाल झंडे के आंदोलन को एक नई दिशा और एक नई रास्ते और मंजिल पर ले जाया जा सके। बांका में आने वाली सितंबर तारीख को 18 से 21 तक बिहार राज्य की भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का सम्मेलन होगा। अभी सारे जिलों में, अंचलों में सम्मेलन हो रहा है और इस सम्मेलन के बाद, राज्य सम्मेलन के बाद 14 से 18 अक्टूबर तक आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में पार्टी का 24वां महाधिवेशन होगा, जिसका वो निशान लगा हुआ है, वो लगा हुआ है। हमको और आपको नए इशारों के साथ, नई सोच के साथ हम आएंगे। मैं आपसे फिर अधिक कुछ नहीं कहना चाहता। बड़ी गर्मी है, बड़ी उमस है। मैं इतना कहना चाहता हूं कि हमको वोट भी देना है, आपको नोट भी देना है। उषा जी, नोट देने में कमी आ जाती है आप में। वोट भी देना है और नोट भी देना है और सपोर्ट भी करना है, आपको करना है। ये पार्टी आपकी बाहों का एक शिशु है, बच्चा है, जो नए भारत को बनाने का रास्ता साफ कर रहा है। ये वो है जो सबको बराबरी का रास्ता देगा। ये तन से जुदा करने के नारा देने वालों के लिए इस देश में कोई जगह नहीं है। मैं बात बहुत साफ कहता हूं, मैं अक्सर कह दिया करता हूं, परवाह नहीं गरचे जमाना खिलाफ हो, और रास्ता वो चलेंगे जो सीधा और साफ हो। कोई बात, ये देश हम सबका है। मैंने पहले कहा ना, सबका है। मैं किसी की इबादत में रोक नहीं चाहता, किसी की पूजा अर्चना पद्धति में रोक नहीं चाहता, लेकिन किसी की पूजा अर्चना पद्धति में कोई खलल भी, कोई विघ्न भी नहीं चाहता। बिहार में एक नया रास्ता आया है। पढ़ाई लिखाई के काम को तेज करना है। मैंने 5 जून को महागठबंधन के पटना के बुद्ध मैदान, बुद्ध ऑडिटोरियम में मैंने कहा था कि महागठबंधन की है ये ललकार, बदलो बदलो मोदी सरकार। इस सरकार को बदले बिना कुछ नहीं है। अगर कोई सरकार आएगी भी तो कैसे काम करेगी मालूम नहीं। अरबों खरबों रुपए का विदेशी कर्जा है, IMF का, वर्ल्ड बैंक का, एशियन डेवलपमेंट बैंक का। खजाना खाली है, रिजर्व बैंक ने हाथ खड़ा कर दिया। ये सरकार चल रही है GST से, और ये GST गांव के लोगों की सबसे ज्यादा GST है, टैक्स है। गौर करो कैसे लूट हो रही है, आप तो देखते नहीं हो। जरा पढ़ लिखिया करो नौजवान दोस्तों। ये जो 2 रुपए का बिस्कुट था ना, पार्ले बिस्कुट, जिसमें 6 बिस्कुट होते थे, उसके दाम बढ़ गए 5 रुपए हो गए। 65 ग्राम था, 50 ग्राम हो गया। कोलगेट का 10 रुपए का वो जो पेस्ट था ना, उसमें 25 ग्राम होते थे, 25 ग्राम। जरा आज घर में जाकर बगल की दुकान से खरीदना कोलगेट का 10 ग्राम वाला वो टूथपेस्ट, जो 10 रुपए का था, जिसमें 25 ग्राम टूथपेस्ट होता था। दाम वही है, लेकिन टूथपेस्ट 17 ग्राम रह गया, 17 ग्राम रह गया। सब घट गया, सब घट गया। जो तेल सफोला फोला लाते हो ना, हर एक में 100 ग्राम की डंडी मार दी गई है, और कुछ नहीं है। अडानी अंबानी की दौलत बढ़ गई। ठीक किसी ने कहा था, एक से पूछा मोदी जी ने कि देश में सबसे ज्यादा आमदनी किसकी हो गई है। कहने लगे कि लोगों की आय दुगनी हो गई क्या। कहले आय नहीं दुगनी हुई है, खाली अंबानी की आय 1 गुनी बढ़ी है और अडानी की आय 1.5 गुनी बढ़ी है। अभी 2 गुनी, तो उन्होंने कहा 2 गुनी नहीं बढ़ी, कहीं 1.5 गुनी है। कहले अभी तो उसकी 2 गुनी करनी है। लूट
झूठ और लूट, प्रचार। एक एनडीटीवी था, कल उसको भी अडानी ने परसों खरीद लिया, 30% उसका भी शेयर खरीद लिया। वो जो एक था ना, वो रवीश कुमार, उसको भी जूता मार के बाहर का रास्ता दिखा दिया, जाओ यहां से, अब कोई जरूरत नहीं। जी टीवी का मालिक सुभाष चंद्रा ऐसा है जैसे एक दिन मैंने कह दिया उस टीवी के चैनल पर, आपके टीवी चैनल पर मुझे क्या आना, आप तो पुरुष हो करके भी मोदी जी के सबसे बड़े भक्त हो, सुबह निकलते हो, 2 चुटकी सिंदूर अपनी मांग में लगाकर निकलते हो मोदी का नाम लेकर, तुम्हारे चैनल में मैं नहीं आता। सब बिक गए। शैतान एक रात में इंसान बन गए, मोदी जी के साए में शैतान एक रात में इंसान बन गए, और जितने नमक हराम थे सब कप्तान बन गए, सब कप्तान बन गए, सब लूट के रास्ते पर चले। कौन बचाएगा देश को? वो कांग्रेस पार्टी अच्छी पार्टी, लेकिन अभी तय ही नहीं रहा हो रहा है कि माई बनेंगी कि पूत बनेंगी कि बहिना बनेंगी। अरे बना लो, किसी को बना लो, देश की बड़ी पार्टी हो, बना लो, परेशान मत करो, देश के विपक्ष को तोड़ने का काम मत करो। ये झगड़ा कांग्रेस का मोदी को बड़ी मदद पहुंचाता है। और कल तो गुलाम नबी आज़ाद भी कांग्रेस पार्टी छोड़ के चले गए। तो मैं तो कहता हूं कि हर इस्लाम का मानने वाला नबी का गुलाम होता है। ये ऐसा आदमी है कि नबी का गुलाम भी है और आज़ाद भी हो गया। क्या क्या कर रहे हैं मुझे मालूम है, ये कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, ये सब है। बड़े पैसे का खेल है, बड़े पैसे का खेल है। जगहें खाली हैं, जाएंगे। आज इस देश के अंदर बड़े राष्ट्रभक्त हो, आरएसएस के लोगों, पथ प्रदर्शन होता है, आरएसएस का डंडा लेके चलते हैं। भारतीय संस्कृति पहनते हो हाफ पैंट और कमीज। अरे भाई धोती और कुर्ता क्यों नहीं पहनते, हाफ पैंट क्यों पहनते हो? अब हाफ पैंट बदल गया, फुल पैंट पहन के निकलते हैं। फुल पैंट तो अंग्रेजों का दिया हुआ है, भारतीय संस्कृति में फुल पैंट कहां है? और क्या गाते हैं रास्ते में जब पथ प्रदर्शन होता है? तो गाते क्या हैं? ऐ मेरे वतन के लोगों, उस पर ड्रिल करते हैं। ये तुम्हारे बाप का लिखा हुआ है, ये आरएसएस के लोगों का लिखा हुआ गाना है। ये तो गीतकार प्रदीप का लिखा हुआ है, जो मध्यमार गीत है। क्या गाने पर भागते हो? किस गाने पर पथ प्रदर्शन करते हो? क्या कहते हो, क्या गाते हो? कर चले फिदा जाने तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। ये किसी आरएसएस के लिखे हुए आदमी का गाना है? ये गाना तो कम्युनिस्ट कैफी आजमी का है, जो कई बार बेगूसराय आ चुके हैं। हमको बताते हो हम धर्म विरोधी हैं? हम किसी धर्म के विरोधी नहीं हैं, हम धार्मिकता के विरोधी हैं। मैंने पहले ही कहा कि धर्म लोगों को सही रास्ते पर ले जाता है। कैफी आजमी ने लिखा उसी कर चले फिदा जाने तन साथियों में, खींच दो, सरहदों के ऊपर लिखा, खींच दो अपने खून से जमी पर लकीर, इस तरफ आने न पाए रावण कोई। पाकिस्तान के सिलसिले में, खींच दो जमी पर खून से लकीर, इस तरफ आने न पाए रावण कोई। हाथ उठे जो कोई तो तोड़ दो हाथ उसका, उठने न पाए, छूने न पाए सीता का दामन कोई। ये किसने लिखा? आपने लिखा? आपने नहीं लिखा। इससे मैं आपसे कहता हूं कि संकीर्णता में मत फंसो। पढ़े लिखे नौजवान दोस्तों, तर्क शक्ति का इस्तेमाल करो। बहुत हो गया। कवि और शायर इसी पांक के लोगों ने सही किया है, इसी लोगों ने तय किया। मैं कितनों के नाम गिनाऊं, साहिल लुधियानवी से लेकर के मजरूह सुल्तानपुरी तक, और वो तमाम शायर और वो कवि जिन्होंने भारत की आज़ादी को नया रास्ता दिया। तुम तो एक गीत भी नहीं लिख पाए। किसने लिखा गीत? राम सिंह कैप्टन ने लिखा, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की तो कौम पर लुटाए जा, जो इंडियन नेशनल आर्मी सुभाष चंद्र बोस की पलटन का गीत हुआ। किसने लिखा ये गीत? किसने लिखा?
श्यामलाल गुप्त पार्षद ने लिखा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। ये किसी आरएसएस के आदमी ने तो नहीं लिखा। तो फिर क्यों राष्ट्रवादी कहते हो? तुम तो भोगवादी हो, संकीर्णतावादी हो, अंग्रेजों के गुलाम हो, साम्राज्यवाद के गुलाम हो, क्वीन विक्टोरिया के गुलाम हो। एक झूठा है यहां से राज्यसभा का मेंबर है बेगूसराय का, मनोनीत। उसने अभी एक जगह कह दिया कि ये जो पटना में शहीद हुए थे सन 42 में, वो नौजवान 7, हाँ ये 11 थे, कल आप पूछ रहे थे, 7 शहीद थे 11 अगस्त 1942 को। वो कह रहा था सब साथी, वो सब लड़के जो थे विद्यार्थी, वो आरएसएस के थे। अरे वो सब ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के थे। झूठों को सरताज, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। इसलिए मेरे दोस्तों, अधिक न कहते हुए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आइए इस 20वें राज्य सम्मेलन में, आपको बहुत दूर दूर तक जाना है, मैं आपका समय नहीं लूंगा। पूरी ताकत से इस पार्टी को सहयोग दीजिए, इस पार्टी को अपना तन मन धन दीजिए। नौजवान साथियों आइए, जुड़िए। बहुत जल्दी कुछ साथी समझते हैं कि ये कांग्रेस पार्टी है, भाई मर गया तो एमपी हो जाएंगे, बेटा भाई मर गया तो एमपी हो जाएंगे, और मां मर गई तो प्रधानमंत्री हो जाएंगे, 2 झटके में हो जाएंगे। यहां संघर्षों की राह से गुजरना होगा, संघर्षों की राह से राजन सिंह जी गुजरना होगा। ये झटका नहीं है, देसी परदेसी माल खा करके एक झटके में पार्टी का नेतृत्व नहीं हो सकता। संघर्षों की राह से गुजरकर, कुर्बानियों की तपिश से गुजरकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का नेतृत्व का स्थान आपके लिए नौजवान दोस्तों खुला है। एक बार मैं कहता हूं अपने शहीदों के लिए जिन्होंने इस पार्टी को बनाया है, उनके लिए आप क्रांतिकारी सलाम कहेंगे। बेगूसराय के शहीदों को लाल सलाम, बेगूसराय के शहीदों को लाल सलाम, आजादी के शहीदों को लाल सलाम, आजादी की 75वीं वर्षगांठ को जिंदाबाद, आजादी की 75वीं वर्षगांठ जिंदाबाद। जय हिंद, लाल सलाम। ये कुछ ला रहे हैं मेरे लिए, बैठ जाइए 2 मिनट। लाइए। देने वालों की धरती है बेगूसराय। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के